हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लास्ट में मोनेरा किंगडम खत्म किया था, है ना। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड किंगडम, जिसे हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर भी हम लोग पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर कितने मेंबर्स हैं, उनको कितने फाइलम के अंदर डिवाइड करा गया है और इसके जनरल कैरेक्टर्स वगैरह क्या है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का पहले अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा में पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो प्रोटिस्टा टर्म है इसको दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था ऑस्टिकल। तो आपको याद रखना है कि टर्म प्रोटिस्टा was given by ऑस्टिकल, है ना। ये नाम आपने सुना भी है। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम लोगों ने एक्सप्लेन करा था तो वहां पे इनका नाम आया था। वही हिकल साहब हैं जिन्होंने क्या ये नाम भी दिया हुआ है प्रोटिस्टा। पहला पॉइंट आपको क्लियर समझ में आया। सेकेंड पॉइंट आपको ये समझना है कि जो प्रोटिस्टा होते हैं बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये? तो यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट का ये बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। तो आपको ये पॉइंट भी नोट कर लेना है कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच की कड़ी मानी जाती है। ऐसा क्यों बोला जाता है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले वहां पे मोनेरा आता है ना, फिर प्रोटिस्टा आता है, फिर फंजाई आता है, फिर प्लांटी आता है, फिर एनिमेलिया आता है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। मोनेरा क्या है बेटा? प्रोकैरियोट है, और इधर के ये जो तीनों हैं वो क्या है? यूकैरियोट हैं। पक्का? तो इनको हम लोग बेसिकली यूकैरियोटिक एनिमल्स बोलते, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और इनको हम लोग प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में कौन आ गया? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को हम लोग बेसिकली मेसोकैरियोट्स भी बोलते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक में ही कंसीडर किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसके कुछ कैरेक्टर, प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टर यूकैरियोट से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर प्रोकैरियोट से मिलते हैं, इसीलिए इसको बीच की कड़ी मानी जाती है। यानी कि प्रोटिस्टा को हम लोग यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच की कड़ी मानते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद आपको ये समझना है कि ये तो रही बातें जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। अगर हम बात करें, अच्छा एक पॉइंट और, जो प्रोटिस्टा होते हैं मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली दे आर एक्वेटिक। ये कैसे हैं? एक्वेटिक हैं, ज्यादातर आपको पानी में ये देखने को मिलेंगे। अब अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, जनरल कैरेक्टर्स में आपको क्या क्या समझना है? सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये जानना है कि जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं एंड यूकैरियोटिक हैं। हम लोगों ने बात किया था कि मोनेरा में जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेलुलर हैं एंड प्रोकैरियोटिक हैं, लेकिन यहां पे जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है? यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। यूकैरियोटिक बेटा वे ऑर्गेनिज्म है जिनके न्यूक्लियस के ऊपर बढ़िया सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, मतलब एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको वहां पे दिखाई देगा, एक प्रॉपर डेवलप्ड फॉर्म में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में जो उनका डीएनए होता है वो बिल्कुल नेकेड डीएनए होता है। यहां पे क्या है, आपको जो डीएनए वगैरह है वो एक बाउंड्री के अंदर है और उस बाउंड्री को हम नाम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसीलिए प्रोकैरियोट को बोलते हैं प्रिमिटिव, है ना। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसके अंदर है वो प्रोकैरियोटिक है, जिसके अंदर एडवांस न्यूक्लियस है वो क्या है? यूकैरियोटिक है। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये समझ में आ रहा होगा आपको। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि दे आर सोलिटरी और कॉलोनियल। या तो ये अकेले रहना पसंद करते हैं और या फिर ये कॉलोनी में भी रहना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि प्रोटिस्ट बहुत सारे आपस में जुड़ करके एक कॉलोनी बना ले, या फिर वो आपको अकेले भी मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है, सेल वॉल मे बी प्रेजेंट आर एब्सेंट। अगर प्रेजेंट होगा या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। अगर प्रेजेंट होगा सेल वॉल, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सिलिका। तो इसका जो सेल वॉल बना होता है वो सिलिका और सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे बेटा। साइटोप्लाज्म के अगर हम बात करें तो जब आप इसके यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। प्रोकैरियोट्स में क्या था? मोनेरा में क्या था? वहां पे सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे, ना तो सिंगल ना तो डबल। राइबोसोम्स मिलता था, हमने आपको बोला था कि उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है,
है ना। यहां पे आपको क्या ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे जिनके ऊपर प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन अरेंज होगा, या तो वो एक मेम्ब्रेन हो सकता है या डबल मेम्ब्रेन लेयर वाले हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लास्टिड, है ना, तो प्लास्टिड क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। राइबोसोम्स कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी, है ना, तो ये भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मोनेरा के अंदर नहीं था। मोनेरा के अंदर क्या केवल आपको मिलता था, राइबोसोम्स। यहाँ पे आपको जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। लोकोमोशन की अगर हम बात करें प्रोटिस्टा के केस में, तो लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पे 3 टाइप से आपको दिखाई दे सकता है। या तो लोकोमोशन प्रोटिस्टा में आपको स्यूडोपोडिया के थ्रू दिखाई देगा, स्यूडोपोडिया, है ना, या तो इनका मूवमेंट फ्लैजेला के थ्रू हो सकता है, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैजेला, और या तो इनका मूवमेंट बेटा सीलिया के थ्रू हो सकता है। तो बेसिकली ये 3 स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, सीलिया, फ्लैजेला एंड ये स्यूडोपोडिया। अगर स्यूडोपोडिया की हम बात करें तो स्यूडोपोडिया में आपको याद रखना है कि अमीबा भी प्रोटिस्ट में आते हैं। प्रोटोजोन्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ना है। तो अमीबा के अंदर जो मूवमेंट होता है वो स्यूडोपोडिया, ना तो उसके पास कोई फ्लैजेला है ना तो उसके पास कोई सीलिया है, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी को क्या करता है, मूव कराता है। तो लोकोमोशन उसमें कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ऐसे ही अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेलर अरेंजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में आपको बढ़िया से वेल डेवलप्ड फॉर्म में आपको पूरा 2 फ्लैजेला अरेंज होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें से एक रूडिमेंट्री होगा जो नॉन फंक्शनल बोला जाएगा और एक उसमें से क्या होगा, फंक्शनल होगा। तो फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर में आपको यूग्लिना याद रखना है। ऐसे ही सीलिया की अगर हम बात करें तो सीलिया यहां से आपको मिलता है। मोनेरा के अंदर मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि वहां पे बेटा सीलिया नहीं मिलता है, वहां पे केवल फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। तो सीलिया का कंडीशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, प्रोटिस्टा से। सीलिएटेड प्रोटिस्ट की अगर आप बात करो तो आपको याद होगा पैरामीशियम, है ना। पैरामीशियम के बारे में आपको पता है, पैरामीशियम जो होते हैं वो क्या है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, उसमें सब कुछ डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। तो ये लोकोमोशन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर कुछ रिजर्व फूड मटेरियल रहता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन, है ना। इसके अलावा स्टार्च भी इसके बॉडी के अंदर मिल सकता है, पैरामाइलॉन और फैट। तो ये क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल उसकी बॉडी में स्टोर करके रखे जाते हैं, जब भी उसको जरूरत होती है तो वो उस फूड को क्या करता है, यूज कर सकता है। रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करो तो रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप से हो सकता है, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और या फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली 2 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम मेथड बात करें तो सबसे कॉमनली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, बाइनरी फिजन, है ना। तो बाइनरी फिजन बहुत ही कॉमन टाइप का यहाँ पे है। इसके अलावा आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, तो फ्रेगमेंटेशन भी मिल जाएगा देखने के लिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली 2 टाइप मेनली पाए जाते हैं, एक बाइनरी फिजन के थ्रू होता है और दूसरा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डिवीजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि यहाँ पे आइसोगैमी, है ना, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी, ये 3 टर्म मैंने लिखे हुए हैं। इन तीनों मेथड से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। तो अब आपको ये समझ में आना है, बाइनरी फिजन फ्रेगमेंटेशन तो आप समझ रहे होगे, हमें लगता है कि आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी, ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। मैं इसको पहले समझा लेता हूं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके क्लासिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। तो फटाफट हम लोग थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ लें कि ये मेथड क्या मैंने बोला, आइसोगैमी क्या है, एनाइसोगैमी क्या है और ऊगैमी क्या है। जो लोग ऑनलाइन क्लास मेरा कर रहे होंगे उसमें मैंने एल्गी स्टार्ट किया था, तो वहां पे मैंने आपको डिटेल बताया भी था। अगर हम आइसोगैमी की बात करें तो आइसोगैमी का मतलब हो गया, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, गैमी का मतलब होता है गैमीट। अगर मेल एज वेल एज फीमेल गैमीट दोनों मार्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, तब ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आइसोगैमी।
यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट्स का फ्यूजन जब होता है तो कंडीशन विल बी नोन एज आइसोगैमी। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको याद रखना है कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या, जैसे आइसोगैमी में मैंने बोला कि मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल आपको सिमिलर दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक गैमीट है और ये एक दूसरा गैमीट है, तो आप इसमें से क्या बता सकते हो कि मेल कौन है फीमेल कौन है? नहीं, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको एक जैसा नजर आ रहा है। तो अगर दोनों मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे बिल्कुल सिमिलर हैं, आप उसको डिफ्रेंशिएट आउट नहीं कर सकते हो, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, बता नहीं पा रहे हो कि मेल कौन है फीमेल कौन है। तो ऐसे गैमीट का जब फ्यूजन होता है तो ऐसे फ्यूजन को हम लोग नाम देते हैं आइसोगैमी। इज दैट क्लियर? सबसे प्रिमिटिव टाइप, इसमें कोई डिफरेंशिएशन आपको नहीं समझ में आएगा। दूसरा जो टाइप है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोगैमी। ये सेकंड टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी में क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली वो क्या होंगे, थोड़ा सा अलग दिखाई देंगे, है ना। तो दोनों में आप पहचान सकते हो कि दोनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग गैमीट है। यहां पे आप बिल्कुल इसको अलग नहीं कर सकते थे। एन आइसोगैमी में क्या है, मॉर्फोलॉजिकली क्या है, मॉर्फोलॉजिकली वो थोड़े से आपको अलग दिखाई देंगे। और ऐसे कंडीशन में अगर फ्यूजन होता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं एन आइसोगैमी कंडीशन। यानी कि अगर मान लो एक बड़ा है थोड़ा सा तो दूसरा क्या होगा, छोटा हो जाएगा। एक के पास अगर मान लो फ्लैजेला है तो दूसरे के पास कोई फ्लैजेला नहीं है। तो ऐसा कंडीशन अगर फ्यूजन होता है, ऐसे कंडीशन में अगर फ्यूजन होता है तो उसको नाम देते हैं क्या, एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी आइसोगैमी से थोड़ा सा एडवांस आपको लग रहा होगा, है ना। तीसरा जो टाइप है बेटा, थर्ड जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं oogamie टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। oogamie मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोला जाता है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड इसको मानते हैं। क्यों एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन है। इसके अंदर कंडीशन क्या है कि जो फीमेल गैमीट होगा, है ना, इसके अंदर कंडीशन क्या है, जो फीमेल गैमीट होगा वो हमेशा कैसा होगा, लार्जर इन साइज, है ना, लार्जर इन साइज एंड नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल, तो जो फीमेल गैमीट है वो कैसा होगा, लार्जर साइज का होगा, बड़े साइज का होगा और नॉन मोटाइल होता है। जबकि अगर हम लोग फीमेल गैमीट की बात करें, मेल गैमीट की बात करें तो मेल गैमीट क्या होंगे, जस्ट इसके अपोजिट, वो स्मॉलर इन साइज यानी कि छोटे होंगे साइज में और वो मोटाइल होते हैं, है ना, तो मोटाइल होते हैं वो। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो मोटाइल है वो फीमेल पार्ट के पास जाएगा और फिर फ्यूजन होगा। अगर इसको मैं इस पार्ट को अगर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, तो अगर मान लो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये फीमेल पार्ट है ना, लार्ज है, बड़ा है और नॉन मोटाइल है। लेकिन अगर हम लोग मेल पार्ट को बनाते हैं तो ये देखो मेल पार्ट है जो क्या है, स्मॉलर इन साइज है और फ्लैजेला प्रेजेंट है तो मोटाइल भी है। तो ये अब क्या होगा, ये इसके पास जाएगा और फ्यूजन करेगा। तो ये सबसे एडवांस टाइप का फ्यूजन बोला जाता है या रिप्रोडक्शन बोला जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तीन टाइप बेसिकली आपको याद रखने हैं। पूरा अभी मैंने इसको डिटेल एक्सप्लेन नहीं करा है क्योंकि अभी इसका पूरा डिटेल आपको आगे समझ में आएगा। अगले चैप्टर में जब हम लोग बात करेंगे तब और भी डिटेल इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस आपके दिमाग में याद रखना है कि आइसो, एनाइसो और oogamie में क्या डिफरेंस है, क्या वो तीनों में क्या अंतर है। क्लियर है? अब अगर हम इसके प्रोटिस्टा के अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इसको कितने पार्ट में क्लासिफाई करके हमें पढ़ना है। जैसे मोनेरा के अंदर हमने 5 मेंबर्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आर्कीबैक्टीरिया, देन हमने क्या पढ़ा था, यूबैक्टीरिया, फिर साइनोबैक्टीरिया, ऐसे करके हमने 5 पढ़ा था, है ना, एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा वगैरह। यहां पे भी आपको क्या करना है, ऐसे ही क्लासिफिकेशन करना है और उस क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ना है। तो प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन कैसे करा गया है वो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। तो नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली तो यहां पे 3 फॉर्म में क्लासिफाई करा गया है उसके नेचर के हिसाब से, है ना।
सबसे पहला क्लासिफिकेशन में ये बोला गया कि कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। तो पहला जो टाइप है वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, है ना, प्रोटिस्ट्स। तो पहला है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जो प्लांट के जैसे बिहेवियर होगा, उनका नेचर होगा, है ना। दूसरा जो टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंगस लाइक प्रोटिस्ट, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो कुछ ऐसे भी आपको प्रोटिस्ट नजर आएंगे जो कैसे होंगे, फंगस के जैसे, उनका बिहेवियर नेचर वगैरह। और तीसरे जो टाइप होते हैं वो होता है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनका बिहेवियर नेचर वगैरह किसका है, एनिमल के जैसे है। तो ये 3 टाइप हमें पढ़ने हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंगस लाइक प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। जब हम लोग प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर बेसिकली 3 फाइलम डिवाइड किए गए हैं, है ना। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में बेसिकली 3 फाइलम हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला जो फाइलम हमें पढ़ना है बेटा, मैं आपको इसको फ्लो चार्ट के वे में इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको इजीली याद हो जाएगा। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में 3 फाइलम हम बात करेंगे। सबसे पहला है पायरोफाइटा, तो सबसे फर्स्ट वन इज द पायरोफाइटा। सेकेंड जो इसमें आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्राइजोफाइटा, क्राइजोफाइटा, है ना। तीसरा जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। तो ये बेसिकली 3 क्या है, फाइलम है, पायरोफाइटा, क्राइजोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। पायरोफाइटा के अंदर जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो है क्या पढ़ना है हम लोगों को, डाइनोफ्लैजलेट। तो यहां पे आपको पढ़ना है डाइनोफ्लैजलेट के बारे में। तो डाइनोफ्लैजलेट्स यहां पे आपको पढ़ने हैं। क्राइजोफाइटा के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्राइजोफाइटा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेटा डाई एटम्स के बारे में, है ना। तो यहां पे आपको डाई एटम्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा यूग्लिनोफाइटा, जिसके अंदर हम लोग क्या डील करने वाले हैं, यूग्लिना। तो बेसिकली ये 3 क्लासिफिकेशन के अंदर ये 3 मेंबर आपको पढ़ने हैं। इसमें भी आपको डिवीजन करके मैं एग्जांपल समझाऊंगा। तो डाइनोफ्लैजलेट, डाइएटम्स, यूग्लिना, ये 3 ऐसे हैं जिनका नेचर कैसा है, प्लांट के जैसे है। मतलब ये फोटोसिंथेटिक भी हैं, है ना, और मतलब मिक्सोट्रॉपिक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। स्टार्च जो है इनका क्या होगा, रिजर्व फूड मटेरियल होगा। जो चीजें प्लांट के अंदर मिलती हैं वैसा ही नेचर क्या करते हैं, कुछ कुछ नेचर ये भी शो करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। सेकेंड वाला जिसमें हमने लिखा हुआ है फंगस लाइक प्रोटिस्ट, इसमें जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ए सेलुलर और नॉन सेलुलर, ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ने हैं। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट में जो आपको आपके बुक में दिया हुआ है वो पढ़ना है आपको स्लाइम मोल्ड, है ना। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हम लोगों ने मोनेरा में भी बात करा था थोड़ा सा, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, स्लाइम मोल्ड्स। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के बारे में अगर आप बात करो तो यहाँ पे प्रोटोजोअन्स, है ना। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन्स में फिर आपका आ जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, ये सारी चीजें वहां पे डिटेल पढ़नी है। तो बेसिकली ये 3 क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंगस लाइक प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब हम लोग एक एक को स्टार्ट करके देखने वाले हैं कि इसके जो मेंबर हैं डाइनोफ्लैजलेट, इनके क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल पॉइंट क्या है इसमें, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब कुछ डिटेल अब एक एक पॉइंट हम लोगों को समझना है। तो फटाफट इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। पायरोफाइटा पहला फाइलम जिसके अंदर हम डील करने वाले हैं डाइनोफ्लैजलेट्स को लेकर के, क्लियर है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं पायरोफाइटा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डाइनोफ्लैजलेट्स के बारे में, है ना। अभी हम लोगों ने देखा था इसके पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स वगैरह, अब हम बात करने जा रहे हैं डाइनोफ्लैजलेट। डाइनोफ्लैजलेट क्या होता है, सबसे पहला डिवीजन हमने स्टार्ट किया है। पहला डिवीजन क्या है बेटा, पायरोफाइटा। तो पायरोफाइटा के अंदर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डाइनोफ्लैजलेट। हमने आपको बोला था ना कि 3 क्लासिफिकेशन इसके अंदर किया गया है, पायरोफाइटा, क्राइजोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा। तो पायरोफाइटा के अंदर हम देखने जा रहे हैं डाइनोफ्लैजलेट्स को, ये चीज आपको याद रखनी है। डाइनोफ्लैजलेट्स जो होते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज फायर एल्गी, है ना। तो इसको एक अलग नाम से बोला जाता है, फायर एल्गी भी इनको बोलते हैं। ये आपको बस याद रखना है, फायर एल्गी इसको बोला जाता है। अगर हम देखें तो यहां पे नाम लिखा हुआ है डाइनोफ्लैजलेट, यानी कि ऐसा प्रोटिस्ट जिसके पास 2 फ्लैजला हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाइनोफ्लैजलेट। तो प्रोटिस्ट विथ 2 फ्लैजला,
प्रोटिस्ट विथ 2 फ्लैजेला कॉल्ड एज डाइनोफ्लैजेलेट। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोग डील करने जा रहे हैं जो आपको समझना है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास 2 फ्लैजेला हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने नाम दिया है क्या? डाइनोफ्लैजेलेट। अब अगर इसका डायग्राम आप लोग समझो तो डायग्राम अगर हम लोग बनाएं तो डायग्राम कैसे होगा ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको बॉडी कुछ ऐसे दिखाई देगी, है ना। ये डाइनोफ्लैजेलेट का स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। ये इसका अपर सरफेस है, इसके नीचे सरफेस वाले की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा ग्रूव दिखाई देगा बीच में, है ना। और इसी ग्रूव से मतलब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे, एक मिनट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, है ना। तो अब क्या होता है, इसमें क्या है बीच में प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट है बेटा ग्रूव, है ना। ये क्या प्रेजेंट है? ग्रूव प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये ग्रूव प्रेजेंट है बीच में। इसकी पूरी बॉडी के ऊपर जब ध्यान से देखोगे तो इसके एंटायर बॉडी के ऊपर, एंटायर बॉडी सरफेस पे पूरा सेल प्लेट्स बना होता है। और ये जो सेल प्लेट्स बने होते हैं वो बने होते हैं सेलुलोज के। तो पूरी बॉडी के ऊपर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट। और ये जो सेल प्लेट होते हैं वो बने होते हैं किसके? सेलुलोज के। तो आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर रखना है कि इसका केवल एक पार्ट नहीं, बल्कि इसका जो सेल प्लेट है वो स्मूथ नहीं है, बल्कि वो पूरे बॉडी पे क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे नजर आने वाला है, पक्का। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो अब इसमें 2 फ्लैजेला की हमने बात करी है, यानी कि एक फ्लैजेला आपको ऐसे ट्रांसवर्स अरेंज होगा, है ना, और एक फ्लैजेला आपको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल अरेंज होगा। तो बेसिकली 2 फ्लैजेला यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अब इसके अगर बात करो तो ये स्ट्रक्चर क्या है? डाइनोफ्लैजेलेट। अगर हम बोले तो ये क्या है बेटा? सेल प्लेट है ना। और ये जो सेल प्लेट्स हैं इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो ये जितने सेल प्लेट्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेलुलोज के बने हुए हैं। इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? ग्रूव, है ना। तो ये क्या है? ग्रूव। इसके अलावा 2 फ्लैजेला, एक है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, और दूसरा जो फ्लैजेला है वो है आपका ट्रांसवर्स फ्लैजेला, ट्रांसवर्स फ्लैजेला। तो बेसिकली ये एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है कि अगर एक डाइनोफ्लैजेलेट हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जिसमें 2 फ्लैजेला अरेंज है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्ट विथ 2 फ्लैजेला, यानी कि डाइनोफ्लैजेलेट, पक्का बेटा। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हैबिटेट। हैबिटेट की अगर आप बात करो कहां पे ये मिलता है, तो फ्लैजेलेट के बारे में, डाइनोफ्लैजेलेट के बारे में आपको याद रखना है कि मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर, मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर। मरीन वाटर में क्या होते हैं? मिलते हैं। फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर 2 तरह का वाटर होता है, आपको ये याद रखना है। इसमें भी क्या? ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर सरफेस पे ये ज्यादातर आपको क्या होंगे? मिलेंगे। तो पहला पॉइंट आपको हैबिटेट में याद रखना है कि जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो मरीन वाटर में मिलते हैं। और कहां पे मिलते हैं? सरफेस पे। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जितने भी प्रोटिस्ट हैं इनका जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या है बेटा? प्रेजेंट है। और ये जो सेल वॉल प्रेजेंट है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेकेंड पॉइंट आपको सेल वॉल याद रखना है कि इसका जो सेल वॉल है वो किसका बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है। ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, जो थर्ड पॉइंट है इसमें, उसके बारे में अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि जितने भी डाइनोफ्लैजेलेट हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजेला। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजेला, लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेला। अब ये फ्लैजेला जो होते हैं वो 2 होते हैं। जो पहला फ्लैजेला होता है, फर्स्ट फ्लैजेला, उसका अरेंजमेंट कैसा है बेटा? ट्रांसवर्स, है ना। तो पहला फ्लैजेला आपको ट्रांसवर्स फ्लैजेला, यानी कि उसका अरेंजमेंट ट्रांसवर्सली आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड फ्लैजेला का अरेंजमेंट कैसा आपको दिखाई दे रहा है? वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल।
तो यहाँ पे बेसिकली दो फ्लैजेला आपको दिखाई दे रहा है, एक का अरेंजमेंट क्या है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरे का अरेंजमेंट कैसा है ट्रांसवर्स। मूवमेंट की बात करें तो ये एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट शो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं विपलेस मूवमेंट, है ना, या उसी को आप बोलते हो वर्लिंग विप्स, है ना। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं वर्लिंग विप्स, ये मूवमेंट बोला जाता है। अब ये मूवमेंट क्या मतलब चाबुक जैसा इसका मूवमेंट होता है। अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए ये एक वो है डायनोफ्लैजिलेट है ना, अगर ये डायनोफ्लैजिलेट है तो इसमें दो फ्लैजिला अरेंज होंगे, एक इसके लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होगा और एक इसके ट्रांसवर्सली अरेंज होगा। तो एक फ्लैजिला इधर से अरेंज है, दूसरा फ्लैजिला इधर से अरेंज है। वर्लिंग विप्स क्या एक्सप्लेन कर रहा है, जब ये नीचे वाला फ्लैजिला नीचे की तरफ मूव करेगा तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा उसको। ऐसे ही जो फ्लैजिला इधर की तरफ आया हुआ है अगर ये इधर मूव करता है तो वो बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। मतलब जिधर फ्लैजिला का लोकेशन है उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, मूवमेंट होगा बॉडी का। तो अगर मान लीजिए ये एक डायनोफ्लैजिलेट है, इसका मान लीजिए कि नीचे वाला जो फ्लैजिला है वो नीचे प्रेस किया तो इसकी बॉडी क्या होगी, ऊपर मूव होगी, है ना। अब क्या होगा, जो इधर वाला ट्रांसवर्सली फ्लैजिला है वो इधर पुश किया तो ये क्या होगा, इधर मूव करेगा। फिर क्या होगा, नीचे वाला फ्लैजिला अगर नीचे मूव किया तो फिर ये ऊपर गया, और फिर ये अगर ये फ्लैजिला इधर मूव किया तो फिर ये इधर की तरफ मूव किया। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये बॉडी है तो ऐसे 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 ये मूवमेंट आपको समझ में आ रहा है। इस मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं वर्लिंग विप्स मूवमेंट। यानी कि ऐसा मूवमेंट किसके अंदर देखने को मिलता है, केवल डायनोफ्लैजिलेट को आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अलावा अगर हम और कैरेक्टर्स की बात करें तो आपको ये भी याद रखना है कि जितने डायनोफ्लैजिलेट होते हैं ये कैसे हैं, मीजोकैरियोट हैं। कैसे हैं, मीजोकैरियोट। मीजोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है बेटा, हम लोगों ने अभी बात किया था, मैंने आपको बोला था सेल टाइप के बेसिस पे 3 टाइप हमें समझना है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मीजोकैरियोटिक। कैसे आप डिफरेंस करोगे इसमें, अगर हम लोग एक प्रोकैरियोटिक सेल लेते हैं, ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक सेल लेते हो तो इसमें क्या क्या चीजें आपको मिल जाएंगी। पहला आपको डीएनए मिलेगा, है ना, पहला डीएनए मिलेगा। दूसरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है बेटा, एब्सेंट है। न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, एब्सेंट है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, एब्सेंट है। एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है। तो आपको क्या क्या इसमें चीजें मिल रही हैं, डीएनए मिल रहा है लेकिन न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। हिस्टोन क्या है बेटा, एब्सेंट है। और नॉन हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या मिलेगा, पहला तो डीएनए आपको मिलेगा, है ना, डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रेजेंट है, नॉन हिस्टोन प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है। तो सब कुछ क्या है यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या था, न्यूक्लियस एब्सेंट था और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट थे। मीजोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है ना, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हिस्टोन क्या है, एब्सेंट है, और नॉन हिस्टोन क्या है, प्रेजेंट है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक कैरेक्टर इसका यूकैरियोटिक से मिला और दूसरा कैरेक्टर इसका क्या, प्रोकैरियोटिक से मिला। मतलब नॉन हिस्टोन किस में प्रेजेंट था, प्रोकैरियोटिक में। नॉन हिस्टोन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक एक कैरेक्टर मिलने की वजह से ये बिल्कुल किसके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोकैरियोटिक सेल। मतलब ऐसा सेल टाइप जिसका कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक दोनों से ही क्या है, मिलता जुलता है, उसको हम लोग नाम देते हैं मीजोकैरियोटिक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग मीजोकैरियोट्स क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि दे अपीयर डिफरेंट कलर। ये अलग अलग कलर में क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, है ना। लाइक एज आपको ये ऑरेंज कलर के दिखाई दे सकते हैं, इसके अलावा ये येलो कलर के दिखाई दे सकते हैं, इसके अलावा ये रेड कलर के दिखाई दे सकते हैं। तो अलग अलग कलर क्या होगा आपको इसमें दिखाई देगा, ये आपको चीज समझनी है। इसके अलावा अगर हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे बात करें तो ये कैसे हैं बेटा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं
तो जरूर इनके पास कोई ना कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में, क्लोरोफिल ए है ना, क्लोरोफिल बी एंड जैंथोफिल है ना। जैंथोफिल के बहुत सारे डेरिवेटिव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3, इसमें जैंथोफिल में बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे। पहले डाइनोजैंथिन है ना, इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हो डिडिनोजैंथिन, नोजैंथिन। अब ये जो इस कैटेगरी है, ये जो इसके डिफरेंट आपको वो दिखाई दे रहे हैं, जैंथोफिल के डिफरेंट वैरायटी दिखाई दे रही है, इसी के कारण एक कलर अपीयर होता है इसके अंदर, गोल्डन ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर। तो कभी कभी आपको जो डाइनोफ्लैजेलेट है वो गोल्डन ब्राउन कलर के नजर आते हैं, और गोल्डन ब्राउन कलर के पीछे इनका राज क्या है बेटा, उनके अंदर ये जैंथोफिल के क्या है, डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि ये बेसिकली प्रोड्यूसर होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग इनको क्या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं जैसे प्लांट्स के अंदर होता है। ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। ये आपको पिगमेंट के नाम याद रखने हैं ना, तो जैंथोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यह भी याद रखना है कि जितने डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं है ना, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की अगर आप वो स्टार्च क्या सॉरी अगर इसमें रिजर्व फूड की बात करो, रिजर्व फूड की बात करो तो रिजर्व फूड इसमें स्टार्च के फॉर्म में आपको मिलता है। तो स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे क्या मिलेगा, रिजर्व फूड मिलेगा। इसके अलावा रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करते हो, रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि एसेक्सुअल है ना, बेसिकली तो एसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल भी। तो मोस्टली कौन होता है बेटा, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसमें बेसिक बाइनरी फिजन आपको मिलेगा है ना। इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन, तो बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, इस तरह से क्या होता है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होता है, जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस मतलब क्या, जाइगोट बना और उसी में क्या हो जाएगा, फिर से मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जाइगोटिक मियोसिस दिखाई देगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये एक हैप्लॉइड सेल है N और ये दूसरा हैप्लॉइड सेल है N। मैंने आपको बोला था आइसोगैमी में आपको पता नहीं चलेगा कि वो कौन मेल है कौन फीमेल है। तो मान लेते हैं ये दो बॉडी है ना, ये दो पेरेंटल बॉडी है, ये मेल मान लो, इसको फीमेल मान लो, या इसको फीमेल मानो, इसको मेल मानो, कुछ भी। ये दो बॉडी है, दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा, पास में आएंगे। यहाँ पे प्रोसेस क्या कहलाएगा, सिंगैमी। सिंगैमी मतलब गैमेट्स का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो कंडीशन क्या होगा बेटा, 2n है ना। इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं जाइगोट। अब जाइगोट बना, जाइगोट से तो एम्ब्रियो बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जाइगोट में क्या हो जाएगा, मियोसिस। यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद ये फिर से क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हैप्लॉइड में कन्वर्ट होने के बाद फिर से ये डेवलप करके और नई बॉडी बनाएंगे। तो इस तरह से जाइगोट के अंदर तुरंत मियोसिस होता है और उससे नया बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको नाम देते हैं जाइगोटिक मियोसिस। और ये जाइगोटिक मियोसिस आगे क्या लीड रोल परफॉर्म करता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको आगे पढ़ना भी है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बेसिकली ये तीन टाइप आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखिएगा जाइगोटिक मियोसिस यहाँ पे देखने को मिलता है। ये रही जनरल बातें जो डाइनोफ्लैजेलेट में आपको याद रखनी है, पक्का। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें जिनसे क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट उधर मैंने लिखा हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, दे एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। पहले समझ लीजिए बायोल्यूमिनेसेंस है क्या। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बायोल्यूमिनेसेंस। आपने जुगनू देखा होगा है ना, तो जुगनू, अगर आपने रात के टाइम पे जुगनू देखा होगा तो उसकी बॉडी से कुछ लाइट निकलती रहती है ना, तो उसकी बॉडी से जो लाइट निकलता है उस तरह का लाइट इमिट करना क्या कहलाता है, बायोल्यूमिनेसेंस। वो एक्चुअल में प्रोटिस्टा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बोला।
और दूसरा एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, अगर आपने लाइफ ऑफ पाई देखा हो, है ना, इरफान खान की, बेचारे अब तो वो रहे नहीं, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है उनकी लाइफ ऑफ पाई। अगर वो मूवी देखा हो आपने, तो रात के टाइम पे आप समुद्र को देखना, है ना, जो ओशंस होते हैं जिसमें वो नाव लेके जाता रहता है, अपना शिप लेके जाता रहता है, वो बहुत ही प्यारा कलर में चमकता है। आपको अगर आपने मूवी देखी हो तो आपको याद होगा। तो आपको वो जो पूरा का पूरा, वो खैर तो एडिटिंग से उन्होंने किया है, उतना ज़्यादा तो नहीं चमकेगा, लेकिन फिर भी आप समझिए कि अगर वो ओशंस पूरा का पूरा चमकता है तो वो किसके कारण चमकता है? इसी प्रोटिस्ट के कारण, डायनोफ्लैजेलेट के कारण। तो ये कुछ ना कुछ लाइट एमिट करते रहते हैं और उसके कारण पूरा का पूरा वो एक अलग ही कलर, आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को रात के टाइम पे मिलता है। तो ये इनका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये होता क्यों है? क्योंकि उनके अंदर कुछ ग्रैनुअल्स प्रेजेंट हैं। कैसे ग्रैनुअल्स? फोटोजेनिक ग्रैनुअल्स, है ना, फोटोजेनिक ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होने के कारण, इसीलिए इनको नाइट लाइट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, डायनोफ्लैजेलेट को दूसरा नाम क्या दे सकते हो? नाइट लाइट। रात के समय पे क्या जो लाइट देता हो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट लाइट, है ना। नॉटिक्यूला, ये भी नाम यूज होता है, तो आप लिख सकते हो यहां पे नॉटिक्यूला। तो जो रात में लाइट एमिट करते हैं उनके लिए टर्म भी यूज होता है नॉटिक्यूला, है ना। अब यहां पे एक मेंबर मैंने लिखा हुआ है, डायनोफ्लैजेलेट का ये एक मेंबर है जिसका नाम है गोनेलेक्स। गोनेलेक्स जो होते हैं ये कहां पे मिलते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर। यहां पे जब ये मिलते हैं तो इनका खास बात क्या है कि ये बहुत तेजी के साथ क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, है ना, बार बार डिवाइड होंगे और अपना डिवीजन करके पूरे के पूरे जो समुद्र होता है उसके ऊपर चारों तरफ से वो फैल जाते हैं और उस फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं रेड टाइड। पूरा का पूरा जो समुद्र होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर से दिखाई देता है क्योंकि ये लाइट इमिट करते हैं। अब ये क्या होता है? वो कंडीशन क्या कहलाता है? रेड टाइड। और यही जो रेड टाइड है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ब्लूम, है ना। तो वाटर ब्लूम जब होगा तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगा और वो धीरे धीरे टॉक्सिसिटी क्रिएट करते जाएंगे ये, है ना, और उसके कारण जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मरना स्टार्ट कर देते हैं। गोनेलेक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्सीटॉक्सिन। एक टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सीटॉक्सिन। ये क्या कॉज कराता है बेटा? पैरालिसिस, है ना। और इसी के कारण क्या होते हैं? इस टॉक्सिक मटेरियल के कारण क्या होते हैं? जो समुद्र के एनिमल हैं, जो ओशंस के अंदर जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनका डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये बेसिक पॉइंट याद रखने हैं। किसके बारे में? डायनोफ्लैजेलेट के बारे में। तो डायनोफ्लैजेलेट के बारे में हम लोगों ने जो बातें करी हैं इसको अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, क्राइजोफाइट स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, तब तक इसको अच्छे से पढ़ करके समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो हमें कॉल और मैसेज करते रहो बेटा, है ना। मैं अवेलेबल हूँ, 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ो और अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बस हम यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच।